प्यारे बच्चों, मैं सतीश चंद्र सोनी, हिंदी शिक्षक, अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल, करगी रोड, कोटा से। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप लोगों ने पिछली कक्षा में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन हिंदी व्याकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वर्ण। आज हम वर्ण के बारे में विचार करेंगे। वर्ण एक ऐसी संरचना होती है जिसके माध्यम से हम अपने शब्दों को बोल पाते हैं। हम अपनी भाषा में जब किसी भी वर्ण का प्रयोग करते हैं तभी हम अपनी भाषा को कह पाते हैं। यानी कि हम किसी भी अपनी भाषा को प्रयोग करके जब दूसरे को बोलते हैं या दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं तो उस भाषा में वर्ण का समावेश होता है। इसलिए हमें आपस की बोलचाल की भाषा में वर्णों का समावेश तो है ही, हम बिना वर्णों के बात कर नहीं सकते। इसलिए हम वर्णों को आज जानेंगे कि वर्णों के संबंध में वर्णों के संख्या कितनी होती है, वर्णों का क्रम कैसा होता है और वर्णों का संरचना कैसी होती है, वर्णों से शब्द कैसे बनते हैं और शब्द से वाक्य कैसे बनते हैं और वाक्य से पैराग्राफ कैसे बनता है। जब तक हमें वर्णों के बारे में जानकारी सही तरीके से हासिल नहीं होगी तब तक हम अपनी शब्द और वाक्य और पैराग्राफ की संरचना को त्रुटिपूर्ण करते हैं। हम किसी से भी बात करेंगे तो टूटी फूटी भाषाओं में बात करते हैं क्योंकि हमें वर्णों का सही क्रम नहीं मालूम होता। इसलिए व्याकरण के संबंध में व्याकरण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु होती है वर्ण। आज हम वर्ण के बारे में विचार करेंगे। जैसा कि आपको पीछे लिखा हुआ दिख रहा है, वर्ण विचार को अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहते हैं और वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है क्योंकि हमारे मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी भाषा में वर्णों का प्रयोग करता है। बाकी जो प्राणी होते हैं उनमें वर्ण नहीं होते, लेकिन मनुष्य जो होता है अपनी भाषा को जब बोलता है, चाहे किसी भी भाषा में हो, उसमें वर्ण होते हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी भाषा के प्रयोग में वर्ण का प्रयोग होता है, वर्ण का समावेश रहता है। इसलिए हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाती है। भाषा जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है अपने अपने क्षेत्र में। अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग भाषा से संबंधित व्याकरण होते हैं। हर व्याकरण में भाषा के साथ साथ वर्णों का संरचना, वर्णों का क्रम, वर्णों की संख्या बताई जाती है। आज हम हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण से संबंधित वर्ण विचार को देखते हैं तो वर्ण जो होता है वह सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ए, बड़ी ए और का, खा, गा, धा, टा आदि ये वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। मतलब कि हम किसी भी शब्द को बनाएंगे तो वर्ण को जोड़ेंगे तभी शब्द बनेगा। बिना वर्ण को जोड़े हम शब्द की संरचना नहीं कर सकते। बिना वर्ण के साथ हम शब्दों को और शब्द के साथ वाक्य को और वाक्य के साथ पैराग्राफ को तभी बना पाएंगे जब हम छोटी छोटी इन इकाइयों को एकत्रित करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इन वर्णों से संबंधित कि आखिर हम छोटी कक्षाओं में वर्णमाला चलाते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, तो आखिर वर्णमाला किसे कहते हैं। हमारे सामने एक सवाल आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णों के क्रम को, वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के समूह को। एक मान लीजिए ये एक धागा है और इसमें बहुत सारे वर्ण गुथे हुए हैं, इसलिए इस क्या हो गया वर्णमाला। वर्णमाला से हमें ये पता चलता है कि वर्णों के समूह, वर्णों की संख्या और वर्णों का क्रम। जैसे भी हम देखेंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है।
स्वर वर्ण जो होते हैं वो आ से लेकर के और आहा तक और री ऋषि को मिलाकर के 13, कितने होते हैं? 13। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वर स्वर वर्ण कितना होता है? स्वर वर्ण होता है आ से लेकर के आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, है, ओ, औ, अंग, आहा, और एक होता है रे ऋषि। ये मिलाकर कितना होता है? 13। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या होती है 13। अब हम देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की संख्या होती है का से लेकर के का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, का, ठा, डा, ढा, हड़ा, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, 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 आ, छा, त्रा और ज्ञा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि आप ये जो आपके सामने का से लेकर के और ज्ञा तक जो भी व्यंजन वर्ण लिखे हुए हैं, ये आपके इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 36। इनकी संख्या कितनी होती है? 36। इनकी संख्या होती है 36। अब दोनों के दिन देखें तो दोनों को देखें तो अलग अलग, ये स्वर वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण की बात हम करते हैं तो व्यंजन वर्ण में हम का से लेकर के ज्ञा तक, का से लेकर के ज्ञा तक यदि हम उच्चारण करते हैं, शब्दों को बनाते हैं, या कि हम का से लेकर के और ज्ञा तक के किसी भी व्यंजन वर्ण को यदि हम उच्चारित करते हैं तो हमें उसके व्यंजन के अंत में स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। यानी ये कह सकते हैं कि हम व्यंजन वर्ण को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। हमें यदि व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना है तो उसके अंदर हमें स्वर की गूंज सुनाई देगी। जैसे हम बोलते हैं का, तो हमें अंत में क्या सुनाई दिया? आ। खा, तो क्या सुनाई दिया? आ। इसलिए हम व्यंजन वर्ण को जब भी हम पढ़ते हैं या जब भी हम बोलते हैं तो हमें व्यंजन वर्ण के साथ हमें अंत में स्वर सुनाई देता है। अब देखिए, हम व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं, वर्ण को विच्छेद करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि आखिर व्यंजन में स्वर कहाँ पर मिला रहता है। किसी भी व्यंजन वर्ण को यदि हम देखते हैं तो वह अपने आप में अधूरा होता है जब तक उसमें स्वर नहीं मिलाएंगे। यदि स्वर उसमें मिला है तभी वह पूर्ण कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, वर्ण का विच्छेद। मैं आपको वर्ण का विच्छेद दिखा रहा हूं बना करके। ये है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में देखेंगे, जैसे हमने बनाया एक का के नीचे एक छोटा सा हलंत लगा हुआ होता है, उसका मतलब होता है वह अपने आप में अधूरा है।
अब उसमें हम स्वर को मिलाएंगे, तब वह जाकर के व्यंजन वर्ण पूरा होता है। जैसे का धन आ बराबर का, ठीक। फिर खा, खा धन आ बराबर खा, इस तरह से। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर मिला होता है, स्वर के साथ ही वह कंप्लीट कहलाता है। जब तक स्वर नहीं होगा साथ में, तब तक वह व्यंजन वर्ण पूरा नहीं कहलाएगा। इसलिए हमें प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर मिला हुआ दिखाई देता है या सुनाई देता है, या हम उसको मिलाते हैं तब वह पूरा कहलाता है। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी शब्द का विच्छेद करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने शब्द है परीक्षा। परीक्षा, एक दूसरा शब्द बता रहा हूं मैं जो एकदम सरल है। जैसे लिखा है कमल। कमल का विच्छेद कैसे होगा? कमल का विच्छेद होगा का धन आ मा धन आ धन ला धन आ बराबर कमल। यानी कि ये का विच्छेद है का, ये माँ का विच्छेद है, और ये ला का बराबर कमल। यानी का के साथ यदि हम किसी भी व्यंजन वर्ण में, यदि किसी भी व्यंजन वर्ण में भी हलंत लगा हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अपने आप में अधूरा है, इसमें स्वर व्यंजन को, स्वर को मिलाने की आवश्यकता है, तब ये व्यंजन वर्ण जो है पूरा होगा। साथ ही और आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि परीक्षा। अभी मैंने परीक्षा लिखा था, परीक्षा में परीक्षा का विच्छेद कैसे करेंगे? पा धन आ धन रा धन, बड़ी री है, यहाँ पर बड़ी ई आएगा, परीक्षा। अब जो इस छा है, ये दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है। छा जो है हमारा एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है, जो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर के बनता है। जैसे का धन सा, का धन सा धन आ, ये हो गया परीक्षा। इसका मतलब हुआ ये बड़ा छा, इसका मतलब हुआ बड़ी री, और इसका मतलब हुआ पा। ये इसका विच्छेद है। इस तरह से हम वर्णों के विच्छेद के बारे में जानते हैं। और वर्ण विच्छेद के साथ साथ जब तक हम वर्णों की गहराई में नहीं जाते, तब तक हमें शब्द की रचना, शब्द की रचना के साथ साथ वाक्य की रचना, और वाक्य की रचना के साथ साथ पैराग्राफ की रचना हम नहीं कर पाते। यदि हम वर्णों के बारे में जानते हैं, वर्ण की संरचना कैसी होती है, वर्ण में क्या क्या समाहित होता है, वर्ण की संख्या कितनी होती है, तब हम अब जाकर के अपने शब्द को और शब्द के साथ वाक्य को और पैराग्राफ को रच पाते हैं, पैराग्राफ को बना पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ण विचार के बारे में जानकारी मिली होगी। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप में आप प्रश्न कर सकते हैं, और आप अपने से कोई भी 10 शब्द आप चुन लीजिए। जैसे मैंने कमल बनाया, परीक्षा बनाया, उसी प्रकार से आप अपने से 10 शब्द चुन करके और उस शब्द का विच्छेद करिए, वर्ण विच्छेद करिए, और वर्ण विच्छेद करके और आप एक नोट्स में उसको कंप्लीट रखिए, ताकि जब स्कूल आप आएंगे तो वो नोट्स आप हमें दिखाएंगे। धन्यवाद।